नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली में सीएम पद की शपथ। जी हां, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी के कद्दावर नेता। वहीं पीएम मोदी भी शामिल हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में। पीएम मोदी ने जब शिरकत की तो उस समय तमाम नेता खड़े हो गए और पीएम मोदी का अभिवादन किया। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, रेखा गुप्ता ने बहुत बड़ा ऐलान किया, कहा कि एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा भ्रष्टाचारियों से। अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा। पत्रकार के एक जवाब में उन्होंने कहा कि एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा, भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकती है, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी एसआईटी की जांच होगी। आपने कहा कि एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। यूपी में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में खास क्या है, आप ये भी देखेंगे इस रिपोर्ट में। सुनिएगा बजट की पूरी कार्रवाई। चिकित्सा शिक्षा, वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित है एवं 36 निजी क्षेत्र में है। प्रदेश में 2 एम्स एवं IMS BHU वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। वर्ष 2024-25 में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं PPP मोड पर 3 जनपदों महाराजगंज, संभल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में MBBS की
800 सीटें तथा पीजी की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में यूजी पीजी हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया है। जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं। उपकेंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरंभ जुलाई 2020 से किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पीपीपी मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपीपी मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास। मान्यवर, जब वर्ष 2017 में हमने कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास की पूरी तरह से रुका पड़ा था। उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग धंधे आएंगे भी, परंतु दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों से कुछ भी संभव है। लोग कहता है बदलता है जमाना अक्सर, अब खास वो है जो जमाने को बदल देते। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिट के एक वर्ष के अंदर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौसिया जनपद हरदोई बाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए बिंदु एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहां प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास
अभियान प्रारंभ किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेखा गुप्ता के सीएम बनाए जाने पर मनोज तिवारी ने क्या रिएक्शन दिया, क्या कहा, आप भी देखें इस रिपोर्ट में। लेकिन वह बोल रहे थे तो उनके चेहरे से मायूसी साफ जाहिर हो रही थी, क्योंकि सीएम की रेस में उनका भी नाम चल रहा था। देखें क्या कहा मनोज तिवारी ने। इस निर्णय से सभी के अंदर खुशी है। 2000 से 2 साल पहले 1998 में उन्होंने कोशिश की थी महिला मुख्यमंत्री देने की, सुषमा स्वराज जी के रूप में, तब रह गया था। आज वो पूरा हो गया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद पार्लियामेंट्री बोर्ड। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो जो खुशी थी, जो वार्म था हॉल में, वो वास्तव में रेखा गुप्ता के चयन के बाद सबके मन में बहुत खुशी है। लखनऊ में बीती रात सरेआम युवक को गोलियों से भून दिया गया। जी हां, ये बड़ी खबर है। लखनऊ सिटी में एक दुकान पर किसी बात पर कहासुनी हुई और तमंचा निकाला और युवक को गोली मार दी और वह 5 ही मिनट में तड़प कर दम तोड़ गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। पुलिस की जांच में पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अंकित राजपूत नाम का युवक है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो बेटा गांव के रहने वाले हैं। इसमें जो सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा और जिनको जब ट्रामा सेंटर पर लाया गया तो डॉक्टरों ने इनको ब्लड प्रेशर किया और भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए कराया। अंकित के परिचित खड़े थे पान की दुकान पर और वहाँ कुछ लोगों से पहले झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वहाँ पर अंकित आए और जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उनको बुलाया और उसके बाद फिर दोबारा झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पर किसी ने उनको गोली मारी। और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसने गोली मारी है, लेकिन उसमें कुछ नाम आए हैं और मृतक के जो जीजा हैं रामू। आज विधानसभा लखनऊ में सपा के एक विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें उठाकर विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया। सपा के एक विधायक को प्रदर्शन करते समय विधानसभा से उठाकर बाहर फेंका गया और शाम तक की उन पर रोक लगा दी गई कि अंदर नहीं आएंगे। सभापति महोदय, अगर इस प्रकार का आचरण हो रहा है तो सदन से जो आपने निर्णय दिया उसका पालन कराया जाए। ये चीजें स्वीकार नहीं की जाती। नेता उनको कहा नियमावली में है कि किसी सदस्य को अगर पीठ से इंगित किया जाए और पीठ निर्देश दे सदन का त्याग करो तो उसको सदन का त्याग करना चाहिए। करना चाहिए, नियम में यही है। उसके बाद भी अगर नहीं मान रहे, देखिए आप लोग नहीं मान रहे, मार्शल उनको सदन के बाहर करिए। वह करा दिया आपने जो अभी और गार्ड बुलाइए, बाहर करो। इतिहास बना रहे नहीं और दिन भर सदन में अब नहीं आएंगे। दिन भर के लिए सदन ठीक, बहुत ठीक किया। सभापति जी, मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं और यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया था वो इसी योग्य था। आपने जो फैसला दिया है सदन उसका स्वागत करता है।